एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉन। आज हम घटना चक्र पॉलिटी के जो बीपीसी PYQ है उसको देखेंगे। 30 क्वेश्चंस तक हमने देख लिया था। ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है और हिस्ट्री के भी वीडियो मैंने बना दी है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, इसमें सही नहीं है बताना है, तो इसका आंसर आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। देखिए, सशस्त्र सेना अधिनियम 2060 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, तो यह इसलिए ये कथन गलत हो गया। चलिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राज्यपाल होगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च अधिकारी का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र त्याग कर सकता है। आर्टिकल 217(1) का क के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित है एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा में मेवात जिले के स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम कौन किए थे? भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये आर्टिकल 352 है। ठीक है, आर्टिकल 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे योद्धा ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यान है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रस्तापित किया गया। ठीक है, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य होगा कि भारतीय आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। आर्टिकल 356 में क्या दिया हुआ? यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आर्टिकल 356। नेक्स्ट है आर्टिकल 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व यानी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो गया है, वित्तीय आपात इमरजेंसी हो गई है, तो घोषणा कर सकता है वित्तीय आपात की 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 की गई। कब की गई? तो 60 संविधान संशोधन 1988 में की गई थी। ठीक है, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। 88 में ये हुआ, 1989 से प्रभावी हुआ। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1989 में संपन्न 9वीं जो संपन्न लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब की गई? ये 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये आपका 18 है।
ये उस टाइम था, ठीक है। अभी 22 हो गई है। 92 में संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो कि अब 22 हो गई है। CDPA में NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकारी की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो ये है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विकास योजना NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता ही फिर तैयार किए थे पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये बड़े देशों के लिए आदर्श है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय पदाधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों में बीच बच जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारी होती है, एक केंद्र और सरकारी, दूसरे राज्य सरकार। अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, जो कानून बनाने पर कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देश के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।